गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग आज प्रकाश जो आपका चैप्टर है वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न ऑलवेज पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पढ़ा हुआ तो सब कुछ है आपका, बट आपके पास 2025 का जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास चॉइस है कि आप घटना चक्र से करोगे या एनसीईआरटी से करोगे। तो एनसीईआरटी को अपने पास सामने रखो, एक बार उसको एक बार दो बार रीडिंग करो और आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस यहाँ से कर लो। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा जो है प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी। तो इसका आंसर सेकेंड है आपका 200 से 280 nm। तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाली जो विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है, तरंगदैर्घ्य की न्यूनतम रेंज वाले विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होगी। अब आइए हम लोग सेकेंड नंबर प्रश्न में देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है। तो सौर विकिरण आपको 400 से 700 nm में दिखता है। पृथ्वी पर आने वाले सौर विकिरण का परास 100 नैनोमीटर से 10⁻6 nm तक विस्तृत है। ठीक है, 100 नैनोमीटर से 10⁻6 nm तक आपका जो है सौर विकिरण का परास है। और इस सौर विकिरण को पराबैंगनी विकिरण यानी कि परास 100 nm से 400 nm, ठीक है, इसको हम लोग पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। इसके परास है 100 nm से 400 nm। दृश्य प्रकाश का परास होता है 400 से 700, जो इसके पहले हम लोग पढ़े थे। ठीक है, 400 से 700, पराबैंगनी का 100 से 400। और अवरक्त विकिरण जो होता है उसका परास 700 से ऊपर होता है। ठीक है, तो होता तो है कि सौर विकिरण का परास 100 से जो है 10⁻6 nm तक हो सकता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, दृश्य प्रकाश का 400 से 700 के बीच रहता है, तो हम लोग इसको 390 से 750 nm तरंगदैर्घ्य के बीच विद्युत चुम्बकीय विकिरण को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। दृश्य प्रकाश का मतलब विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह भाग होता है जो मानवीय आंख के द्वारा देखा जा सकता है, जो विद्युत चुम्बकीय विकिरण का वह पार्ट। ठीक है, एक सामान्य मानवीय आंख जो है 390 से 750 nm तक आसानी से जो है कि विद्युत चुम्बकीय किरण को देख सकता है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न, दृश्य स्पेक्ट्रम आपका 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम है। दृश्य स्पेक्ट्रम जो है यानी कि प्रकाश के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा तो निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की उसकी क्षमता और प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि पर निर्भर करता है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, उसके अनुसार मनुष्य की आँख 380 से 700 नैनोमीटर 3800 से 7004 एंगस्ट्रॉम तक के तरंगदैर्घ्य के दृश्य प्रकाश को देख सकती है। एनसीईआरटी की पुस्तक में 400 से 700 नैनोमीटर लिखी हुई है। ठीक है, इसलिए हम लोग 400 से 700 nm बताते हैं। ठीक है, और ये नासा का अनुसार 380 से 700 नैनोमीटर तक आप देख सकते हो। पांचवा प्रश्न है आपका, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है तो वो है 5500 एंगस्ट्रॉम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम या 555 nm या नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। ज्ञातव्य है कि दृश्य प्रकाश को तरंगदैर्घ्य 400 nm से 700 nm तक होती है, जो एनसीईआरटी में दिया है। और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश की मध्यम तरंगदैर्घ्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकाश की किरणें तरंगदैर्घ्य 555 nm के प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। ठीक है, चलिए हम लोग 6 नंबर प्रश्न में आते हैं। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राहकता किनके लिए सबसे अधिक होती है। तो ये होती है आपका पीला एवं हरा।
ठीक है। निम्न रंगों के बीच आँख की जो सुगंधता है वो पीला एवं हरा के लिए होती है। मानव आँख में स्थित फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं 530 से 555 एनएम जो है कि तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए सबसे अधिक सुग्राही है और पीले और हरे रंग के लिए आँख की संग्राहकता सबसे अधिक होती है। ठीक है। 7 नंबर प्रश्न आपका जो है यूपीआरओ का है 2021। मनुष्य का कान ऑप्शन है आपका कि कौन सही नहीं है। ठीक है। तो पहला है आपका कि मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होती है। ये सही है। मनुष्य की आंख लाल नहीं, पीला और हरा। ठीक है। सुनने की दृढ़ता 1/सेकंड सही है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड ये भी सही है। ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं हम लोग। मनुष्य का जो कान है वो 1000 से 5000 हर्ट्ज की आवृत्तियों हेतु सबसे सुग्राही यानी कि मोस्ट सेंसिटिव होता है। ठीक है। 1000 से 5000 HZ यानी कि हर्ट्ज। तो मनुष्य का कान, मनुष्य की आँख पीले और हरे रंग के लिए सबसे जो है कि सेंसिटिव होती है और हमारे कानों द्वारा सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 1 सेकंड का 1/10वां भाग, 1 सेकंड का भी 1/10वां भाग तक ही रहता है। तो इसलिए किसी का बुरा सुनो तो तुरंत अपने कान से उसी समय निकाल दो, रखो मत दिमाग में। ठीक है। तो अगर 1/10 सेकंड के समाप्त होने से पूर्व कोई दूसरी ध्वनि सुनाई देती है तो दोनों ध्वनि की छाप आपस में मिल जाती है और हमारा मस्तिष्क दोनों में फर्क नहीं कर पाता। मतलब कोई ऐसी ध्वनि है जो इसी समय 1/10 सेकंड समाप्त होने से पहले अगर कोई सुनाई पड़ रही है तो दोनों का अंतर पता नहीं चलता। ठीक है। दृष्टि की दृढ़ता जो है उससे तात्पर्य ये होता है कि जब कोई चित्र रेटिना पर बनता है तो वह सेकंड के 1/16वां भाग तक मानव मस्तिष्क पर अंकित रहता है। ओके। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश दोहरी प्रकृति प्रदर्शित करता है, कभी कण के समान तथा कभी तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुणों जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन आदि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि कुछ अन्य गुणों जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि की व्याख्या यह मानकर की जाती है कि प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। ठीक है। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि डी यानी कि प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। डी आंसर नहीं है, सी आंसर है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। ठीक है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है वो बहुत छोटा होता है। ओके। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है। निम्नलिखित को कौन सा कथन जो है सत्य है? 10वां प्रश्न आपका। प्रकाश का वेग अधिक होता है, ये सत्य है। बाकी ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, गलत। आकाशीय पिंडों का सबसे अधिक वेग होता है, ये भी गलत। रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है, नहीं। प्रकाश की गति जो है ना वो निर्वात में 3 × 3.0 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की गति जो है वायु में 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। तो प्रकाश की गति पानी में कितना हुआ? 2.25 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर मीटर पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है। प्रकाश का वेग कांच में कितना होता है? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो यानी कि सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश की ही गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक है। आकाशीय पिंडों और रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। ठीक है। अभी तुरंत सोकर उठे हैं तो इसलिए थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ तो चलता है।
11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रकाश का जो शून्यावकाश है में वेग अनुमानतः क्या है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वही चीज़ है प्रकाश की गति, वही सेम चीज़ हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। तो प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जो है उस माध्यम के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है। तो जो कि माध्यम के भौतिक घनत्व से भिन्न होता है। किसी माध्यम का प्रकाशिक घनत्व जितना अधिक होगा, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिया है। उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा जिस किसी माध्यम का अगर प्रकाशिक घनत्व अधिक है तो उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उसके प्रकाशिक घनत्व का संकेतक होता है। वायु का प्रकाशिक घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। जो वायु है उसका प्रकाशिक घनत्व उसके ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है। अतः वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशिक घनत्व, तापमान एवं दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ताप, दाब और आर्द्रता पर निर्भर करता है घनत्व, तो इसलिए आंसर आपका 1 से ज़्यादा। ठीक है। वायु में प्रकाश का वेग उसके प्रकाशिक घनत्व में, तापमान पे और दाब पे, तीनों पे निर्भर करता है। आंसर में अगर आपका रहता उपरोक्त में से 1 से ज़्यादा तो आपका आंसर वही होता 13 नंबर का। ठीक है। 14 नंबर में आइए, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होगा। 15 नंबर प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम होती है निर्वात में। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच में सबसे ज़्यादा। ये 67 में री एग्ज़ाम में पूछ चुका है, क्योंकि ये 94 में पूछा था आईएएस में। तो कितना ज़रूरी है, देखो मैं एक तरफ ना आपको ओनली आईएएस का जो पीडीएफ है उससे आपको मैं 31 ईयर का यूपीएससी का पीवाईक्यू भी करा रही हूँ। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, ठीक है, उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात, जल तथा वायु में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश है उसकी गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात तथा जल और वायु में से कांच में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, तो प्रकाश की गति यहाँ पे न्यूनतम होगी। 70वां प्रश्न आपका है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुँचने में लगने वाला जो समय है वो 8.5 मिनट है। 8.5 मिनट है। ठीक है। 499 सेकेंड है। 8.3 मिनट होगा। ठीक है। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय 8 मिनट। सेम क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न, किसका वेग अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा होता है। दिए गए विकल्प में प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। प्रकाश एक सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश तरंगे निर्वात से होकर गुजर सकती है। ठीक है। जो प्रकाश तरंग होती हैं वो निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, परंतु जो ध्वनि तरंग है ऐसा नहीं कर पाती। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक तो निर्वात में होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, ये 2001 का है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं ये हैं तरंग दैर्घ्य और वेग। जो प्रकाश तरंग है वो जब वायु से कांच में जाएंगे तो कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं, वेरिएबल्स, तो वो क्या है? तरंग दैर्घ्य और वेग। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। ठीक है। जो प्रकाश तरंग है हमारा वायु से जब कांच में जाएगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो है आवृत्ति चेंज हो जाती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है।
अब आइए हम लोग 22 नंबर प्रश्न में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो कौन सा चीज़ है जो नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है, उसका तरंग दैर्घ्य बदलता है, उसका वेग बदलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। सिर्फ इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आवृत्ति चेंज नहीं होता है, तरंग दैर्घ्य और वेग चेंज होता है। ठीक है, बार बार यही चीज़ पूछा जाता है प्रश्न में। सेम क्वेश्चन 23 नंबर भी है। 24 में आते हैं हम लोग, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाता है। जब सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ जाता है और अविलंब से दूर हट जाती है प्रकाश की किरण। ठीक है, ज्ञातव्य है कि जब कोई प्रकाश की किरण विलंब माध्यम से जब सघन में जाएगी तो उसकी विलंब की ओर इसका झुक जाएगा। ठीक है, और जब सघन से विरल में जाएगा तो ये दूर हो जाता है। 25 नंबर प्रश्न में आते हैं, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो ये आपका व्यतिकरण और बहुलित परावर्तन यानी कि टोटल रिफ्लेक्शन और व्यतिकरण का परिणाम है साबुन का झाग। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत यानी कि पानी की सतह पर तेल की परत जब फैल जाती है, साबुन के घोल के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः वह परत चमकदार रंगों की दिखाई पड़ती है। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न में आते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश हीरा से कांच में जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण जो है सघन माध्यम में वापस लौट आती है, जिसे पूर्णांतरिक परावर्तन हम लोग कहते हैं। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है आपका। तो हीरे से कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक हो जाता है तो हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। 27 नंबर प्रश्न, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही। हीरे के चमकने का प्रमुख कारण उसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन ही है। चूंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत अधिक है 2.42 होने के कारण इसका क्रांतिक कोण केवल 24 डिग्री रहता है। तो अतः जब विशेष रूप से काटे गए हीरे के अंदर प्रकाश पड़ता है तो हीरे के पृष्ठों पर बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है। 28, एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, 29, उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका गति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। ठीक है, 30 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक कथन और दूसरे को कारण कहा गया है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है। कारण देखिए, हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। नहीं, कम कहाँ है, अभी तो हम लोग पढ़े कि 2.42 यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, चलिए अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न में आते हैं। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती है। जो प्रकाश तंतु है कांच या प्लास्टिक से बना हुआ अत्यधिक पतला बेलनाकार खोखला नलिका होता है। ठीक है, पतला बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार का क्षय नहीं होता है।
32 में आते हैं हम लोग। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो सेम प्रश्न वही आपका फिर से आ गया। 33 में भी सेम प्रश्न है, किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। 34 में आते हैं हम लोग, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो प्रकाश तरंग। ठीक है, तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो यह है प्रकाश तरंग। तंतु प्रकाशिकी संचार एक प्रणाली है जिसमें सूचनाओं की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश बिंदुओं के रूप में भेजी जाती है। तंतु प्रकाशिकी संचार में संकेत जो है प्रकाश तरंग के माध्यम से जाता है। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। 4 स्टेटमेंट है आपके। तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। तंतु प्रकाशिकीय जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है। भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण में रिलायंस उद्योग समूह सन्नद्ध है। तो आपका आंसर ए है, यानी कि 1 2 3 4 नहीं है। ठीक है, 4 सही नहीं है। ठीक है, रिलायंस उद्योग से संबंधित नहीं है। प्रकाशिक तंतु जो है या ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ना, वो सिलिका से बना हुआ पतला बेलनाकार नलिका होता है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, इसमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार क्षय नहीं होता है। जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, प्रकाश ऊर्जा का इसमें किसी प्रकार का क्षय नहीं होता। ठीक है, प्रकाशिक तंतु जो है संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। ये वैद्युत चुंबकीय अवरोध और रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। वर्ष 2000 में स्टरलाइट कंपनी समूह द्वारा भारत में प्रकाशिक तंतु का आरंभ किया गया है। ठीक है, न कि रिलायंस के द्वारा। भारत स्टरलाइट कंपनी के द्वारा हुआ है, स्टरलाइट कंपनी के द्वारा 2000 में। 36 नंबर प्रश्न आते हैं हम लोग। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने के लिए डॉक्टर एंडोस्कोप जो यूज़ करते हैं किस सिद्धांत पे? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, 37 डॉक्टर के द्वारा वही सेम चीज़ आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन सकल। ठीक है, पेट या शरीर के अन्य आंतरिक भागों के अन्वेषण के लिए हम लोग एंडोस्कोप यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, क्योंकि यह ऑप्टिकल फाइबर माध्यम पर काम करता है जिससे सूचनाएं आंतरिक परावर्तन के माध्यम से संचारित होती हैं। ठीक है, चलो। मृगमरीचिका का कारण क्या होता है? मृगमरीचिका का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर से सेम क्वेश्चन है आपका। अब हम लोग आते हैं 41 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई भूमि। ठीक है, ताज़ा बर्फ़ से ढकी हुई जो भूमि 80 से 85% तक सूर्य की रोशनी को वो परावर्तित कर देती है। उसके बाद फिर बर्फ़ की भूमि के बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगा रेत का रेगिस्तान, वो 30 से 40% तक। फिर आता है प्रेयरी भूमि 20 से 25% और धान का के 10 से 20% तक का कम। वैज्ञानिकों ने सतह के द्वारा प्रकाश को पूर्ण आंतरिक यानी कि प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता है उसको हम लोग एल्बिडो नाम दिए हैं। एल्बिडो ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आप लोग एनसीईआरटी की बुक में। प्रकाश को परावर्तित करने की जो क्षमता है उसको एल्बिडो नाम दिया गया है। लैटिन भाषा में एल्बिडो का अर्थ होता है सफ़ेदी। इससे यह पता चलता है कि कोई सतह कितना सफ़ेद है। बर्फ़ का एल्बिडो उच्च होता है, इसलिए हम लोग वाइट कपड़े पहनते हैं गर्मी में, और छाता के बारे में भी कहते हैं कि जो है कि वाइट कलर का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, किसी वस्तु की 42 नंबर आइए। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम क्या है? होलोग्राफी।
किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। ठीक है, होलोग्राफी वह तकनीक है जिसमें लेज़र किरणों के द्वारा की गई फोटोग्राफी से किसी वस्तु का त्रिआयामी चित्र बनाया जाता है। होलोग्राफी ध्वनि, प्रकाश या किसी भी तरंग के साथ कार्य कर सकती है। होलोग्राफी का बहुधा उपयोग अभिलेखों को संचित करने तथा माइक्रोफिश में किया जाता है। इसका उपयोग करके वास्तविक त्रिआयामी चलचित्र भी तैयार किए गए हैं। ठीक है, तो फोटोग्राफी के लिए त्रिआयामी चित्र बनाने के लिए होलोग्राफी। ओके, अब आते हैं हम लोग 43 नंबर में। सेम चीज़ है, त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका यूज़ किया जाता है? होलोग्राफी। 44, एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज यानी कि को फास्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस करके प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो ये आपका है रोस्टर स्कैन। ठीक है, रोस्टर स्कैन 44 नंबर प्रश्न में आपका रोस्टर स्कैन है। रोस्टर स्कैन का यूज़ किया जाता है CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर में होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक पुंज को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, 45 नंबर प्रश्न में आते हैं। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं सभी पारदर्शी माध्यम के। रमन प्रभाव का जो है संबंध सभी पारदर्शी माध्यम के। ठीक है, रमन प्रभाव के अनुसार एक एकल तरंगदैर्घ्य जो है, रमन प्रभाव के अनुसार एकल तरंगदैर्घ्य प्रकाश किरणें जब किसी भी पारदर्शक माध्यम जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है से गुजरता है तब उसकी प्रकाश प्रकीर्णित किरणों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उसमें मूल प्रकाश की किरणों के अतिरिक्त स्थिर अंतर पर बहुत कम तीव्रता की किरणें भी उपस्थित होती है। इन किरणों को हम लोग रमन किरण कहते हैं। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। ध्वनि के पुनरुत्पाद रिप्रोड्यूसिंग के लिए एक CD कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ध्वनि का रिप्रोड्यूसिंग के लिए, ठीक है, एक CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है लेज़र बीम के द्वारा। लेज़र बीम के CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस जो है आपका, CD प्लेयर में प्रयुक्त लेंस पराबैंगनी लेज़र प्रकाश को उत्सर्जित करता है। पराबैंगनी लेज़र प्रकाश को उत्सर्जित करता है जो CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। CD की चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, 47 नंबर। जब एक CD यानी कि ऑडियो एवं वीडियो प्रणाली में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ठीक है, ऑडियो एवं वीडियो प्रणालियों में प्रयुक्त होने वाली कॉम्पैक्ट डिस्क में सतह पर सुरक्षात्मक लेकर कोटिंग होती है जो कि महीन फिल्म की भांति कार्य करती है और परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के लिए जिम्मेदार भी होती है और CD को सूर्य के प्रकाश में देखने पर इंद्रधनुषी रंग दिखाई देने का कारण होता है। अब हम लोग 48 में आते हैं। 48 नंबर प्रश्न देखो आपका, इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिया है और कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश से कहीं अधिक होता है। इसका प्रकीर्णन के बारे में पूछा जा रहा है कि दीर्घ तरंग और लघु तरंग के प्रकाश में सबसे ज़्यादा प्रकाश का प्रकीर्णन किस में अधिक होता है। ठीक है, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में आइए। जल में दृश्य प्रकाश की गति जो है निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। ठीक है, जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। तीसरा है रेडियो तरंगे द्रुतगामी
दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। रेडियो तरंगे जो हैं द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होती है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंग प्रभाव का उपयोग करती है। तो आपका आंसर है 3 और 4। तो कथन कौन सा सही है? 3 और 4 सही है। पहला जो है वो प्रकीर्णन या विचलन जो है आपका दीर्घ तरंग वाले प्रकाश का प्रकीर्णन लघु तरंग वाले प्रकाश से कम होता है। दीर्घ तरंग वाले प्रकाश का जो प्रकीर्णन है ना, लघु तरंग वाले प्रकाश के प्रकीर्णन से कम होता है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। जल में दृश्य प्रकाश की गति निर्वात में गति का सॉरी जल में दृश्य प्रकाश की गति जो है निर्वात में गति का 0.95 गुना होती है। तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है, 0.95 गुना नहीं है। दृश्य प्रकाश की गति आपका 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एवं निर्वात में प्रकाश की गति जो है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पष्ट है कि जल में दृश्य प्रकाश की गति जो है वो निर्वात में प्रकाश की गति का 0.75 है, ना कि 95 है, ठीक है। तो आप अंतर अगर स्पष्ट कर सको, 0.75 गुना है जो दृश्य प्रकाश की गति है निर्वात में प्रकाश की गति का, ठीक है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत और 3 और 4 सही है। 3 और 4 को फिर से पढ़िए। रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान वैद्युत धाराओं से उत्पन्न होता है, ठीक है। अतिचालन वाहनों का पता लगाने के लिए हम लोग पुलिस डॉपलर के परावर्तित लघु रेडियो तरंगों का प्रभाव का यूज़ करते हैं। तो दोनों सही है। 49 नंबर प्रश्न में आते हैं। एक चलचित्र में पूरी फिल्म के लिए एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्यतः 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं, पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद जो है 0.1 सेकंड तक बना रहता है। आंसर आपका सी है, ए सही है और गलत है। 50 नंबर प्रश्न में देखिए, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्गों में परिवर्तित होती है? तो यह है रेटिना। इतना रेटिना का फुल हिंदी नाम था अक्षपट। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जो हैं वो किस स्थान पर स्नायु उद्गों में परिवर्तित होती हैं? तो वो है रेटिना, ठीक है। चलो, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे जो है अक्षपटल यानी कि रेटिना पर स्नायु उद्गों के रूप में ही रूपांतरित होती है। वस्तु की उल्टी प्रतिमूर्ति नेत्र के रेटिना पर पड़ती है। रेटिना की संवेदी कोशिकाएं संवेदित होती है तथा दुख तंत्रिकाएं इस संवेदना को मस्तिष्क में पहुंचा देती है, जिसे मस्तिष्क अपनी विश्लेषण शक्ति के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब के रूप में अनुभव करता है, ठीक है। 51 में आते हैं हम लोग। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, ठीक है, और उल्टा होता है। रेटिना पे जो चित्र बनता है वो वस्तु से तो छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक, ठीक है, उल्टा, छोटा और वास्तविक होता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यद्यपि रेटिना पर बना वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होता है, लेकिन अनुभव के आधार पर हम इसे सीधा दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए 52 नंबर प्रश्न में आते हैं हम लोग। वही सेम चीज़ है, उल्टा और वास्तविक और छोटा, है ना, उल्टा, वास्तविक और छोटा रेटिना पर, ओके। 53 में आते हैं हम लोग। इसमें प्रकाश में सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन है, ठीक है, और 157 करके है क्वेश्चन, 158 तक है शायद। तो अगर आपका हम ये करते हैं 50-50 का करते हैं तो उसमें आपका सही रहेगा। जो है कि 3 पार्ट में आपका प्रकाश का पूरा चैप्टर रहेगा, नहीं तो एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपके लिए वो बोझिल भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग 55 तक कर लेंगे, ओके। चलिए
क्या मुख्य कारण है कि जो आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? मतलब एक आँख की अपेक्षा दो आँखों का होना उपयुक्त कैसे है? ये भी एक क्वेश्चन हो सकता था। ये आप लोग नहीं सोचे थे अभी तक, लेकिन राजस्थान सोच लिया। ठीक है, तो जो है इस कारण से दूरी और गहराई का एहसास होता है। दो आँखों के होने से प्रतिबिंबों की जो प्राप्ति है ना, वो समीपित सटीक हो जाती है और तथा दूरी और गहराई का शुद्धतम एक अनुमान लगाया जा सकता है। 54 नंबर प्रश्न है आपका, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। हाँ, ठीक है। सूर्य ग्रहण के दौरान ऐसा होता है, रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? ठीक है। तो ये जो है सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को हम सीधे देख नहीं पाते, आँख में अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण रेटिना जो है जल जाती है? तो वो अल्ट्रावायलेट प्रकाश है। क्योंकि पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान ना, जब सूर्य का बाह्य प्रभामंडल चंद्रमा से पूरी तरह ढक जाता है, तो उस समय सूर्य को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, परंतु आंशिक वलयाकार या पूर्ण सूर्य ग्रहण के आंशिक चरण को नंगी आंखों से देखना सुरक्षित नहीं है। जब चंद्रमा पूरी तरीके से ढक गया तब तो ठीक है, लेकिन आंशिक दिखेगा ना, आंशिक ढकेगा ना, तो सही नहीं है। क्योंकि इस दौरान ना सूर्य से निकलने वाले उच्च तरंग दैर्घ्य के परावैंगनी विकिरण से आंखों को अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। तो उच्च तरंग दैर्घ्य का परावैंगनी विकिरण, ठीक है। 55 नंबर प्रश्न में आते हैं, किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप। कोई तारा है तो उसका रंग जो है उसके ताप के कारण दिखाई देता है। 56 नंबर प्रश्न में आते हैं, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो धूल और कण, धूल कण के कारण जो है कि प्रकाश का विसरण होता है। सॉरी, प्रकाश के विसरण के कारण ही जो है आपका वो दिखता है ना, धूल कण। ठीक है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का विसरण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणु तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों के द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न में आते हैं, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है निम्नलिखित वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न में आते हैं, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य से। प्रकाश के तरंग का निर्धारण उसके तरंग दैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा और बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश से कम है। कह रहा है सही कथन चुनने के लिए, तो नहीं, लाल का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी से कम नहीं है, अधिक है। ठीक है। लाल का सबसे अधिक और बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, तो यही सही है। सेकेंड नंबर आपका सही है कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैगनी प्रकाश के से ज़्यादा है। ठीक है। चलिए 60 नंबर प्रश्न में आते हैं, निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो लाल का। सबसे कम वेवलेंथ होता है बैगनी। दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग है आपका बैगनी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होगी? तो नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा होगी और तरंग दैर्घ्य जो है कम होगा। किसी तरंग की ऊर्जा, कोई तरंग है उसकी ऊर्जा का जो है उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कोई तरंग है उसकी ऊर्जा जो है उसके तरंग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो उच्चतम ऊर्जा जहाँ होगी वहाँ तरंग दैर्घ्य कम निम्न हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि दृश्य प्रकाश किरणों में बैगनी और तदुपरांत जामुनी और नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम हो जाता है। सबसे पहले तो बैगनी नंबर 1 पे न्यूनतम होगा, उसके बाद जामुनी, फिर नीला। ठीक है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा। ओके, इसलिए उसका उच्चतम जो है कि ऊर्जा उसका निम्नतम होगा। ठीक है। 64 में आते हैं, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो लाल रंग। ठीक है। लाल रंग। निर्वात तथा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान
किंतु किसी अन्य पदार्थ में भिन्न भिन्न होता है, अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक जो है ना विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। कांच या शीशा में जो बैगनी रंग के प्रकाश का वेग जो है सबसे कम होगा और लाल रंग के प्रकाश का वेग सबसे अधिक होगा। इस कारण कांच के प्रिज्म से गुजरने पर, कांच का जो प्रिज्म है उसके गुजरने पर सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित विभिन्न रंगों में से लाल रंग सबसे कम और बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। 64 तक ही रहने देते हैं फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग 157 तक प्रश्न है, तो कोशिश करेंगे 2 वीडियो में ही आपका ख़त्म कर दें। थैंक यू फ्रेंड।